हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर मैं आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म नाम का चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला, ना मैं आपको इसका रिवीजन कराने वाला हूं, ना मैं आपको इसका फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं। मैं तो आपको इसका क्विक रिवीजन कराने वाला हूं, यानी इसका एक ऐसा रिवीजन कि इसकी वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कितने कम टाइम पर कोई इतनी चीज़ें पढ़ा कैसे सकता है। जी हाँ, आज आपको पढ़ाई जा रही होगी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की क्विक रिवीजन आपको दिया जा रहा होगा। ये क्विक रिवीजन है कैसा, चलिए यहीं पर पढ़कर जान लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम क्या देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह से जो नेशनलिज्म है, यानी नेशनलिज्म की भावना है, नेशन की भावना है, अपने देश की भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, ये किस तरह से उभरी। तो आपके कोर्स के अंदर दो जगह इसे उभारा गया है। एक तो उभारा यानी उदय उदय हुआ, राइज यानी उदय हुआ। तो दो जगह उदय करा गया है, एक तो किया गया है यूरोप में और एक किया गया है इंडिया में, चैप्टर नंबर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जैसे हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया को भी पढ़ लेंगे। हालांकि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की मैंने 3 पार्ट्स में आपको पीपीटी नहीं, सॉरी, 3 पार्ट्स में मैंने आपको लाइव क्लासेस पढ़ा रखी हैं। तीसरी क्लास मेरी रिकॉर्डेड थी, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपको वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करा रखी है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो नेशनलिज्म की भावना है उदय कैसे हुई यूरोप के अंदर। तो उदय होने की भावना का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये स्टार्ट ही होता है वहाँ से जब एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो जो है वो क्या करते हैं, वो 1848 में 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाते हैं, जिनमें से एक पेंटिंग आपके कोर्स के अंदर है, जहाँ पर वो क्या दिखाते हैं, जहाँ पर वो जिस वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से भरा होगा, वो एक इस तरीके के दुनिया के बारे में सोचते हैं, उसी दुनिया के बारे में आपको दिखाया गया है। अब इस इमेज से आपको कैसे पता चल रहा है कि वो दुनिया के बारे में सोचते थे, तो ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेसन, एक जुलूस आ रहा है। ये है उन लोगों का जुलूस जिन्होंने अब लिबर्टी पा ली है, जिन्होंने अब आज़ादी पा गई है। तो लिबर्टी पा ली है, तो लिबर्टी की स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सलाम ठोक कर जा रहे हैं, नमस्कार कर कर जा रहे हैं, धन्यवाद देकर जा रहे हैं। आपको कैसे पता है लिबर्टी स्टैचू का, क्योंकि अब ये जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, ये इनको आशीर्वाद के रूप में, यहाँ पर इसके हाथ में एक टॉर्च है, ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। इसकी मदद से ये क्या कर रही है, सबको प्रकाश दिखा रही है, एनलाइट कर रही है, सबको बता रही है कि तुमको क्या करना है, आगे चलकर किस तरह से इस देश को चलाना है। दूसरे हाथ में इन्होंने पकड़ रखा है एक किताब, और वो किताब ऐसी है जिसके अंदर लिखा गया है लोगों का अधिकार, राइट्स ऑफ मैन, उसमें लिखे गए हैं। अब ये किताब इनके हाथ में क्यों है, क्योंकि नीचे जो किताब फाड़ फूड़ कर पड़ी हुई हैं, ये ऐसी किताबें हैं जो कि उस समय पर हुआ करती थी जब यहाँ पर राजाओं का शासन था, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, एक ऐसी मोनार्की जहाँ पर लोगों का कोई भी मतलब नहीं किया जाता था, लोगों का कोई सम्मान नहीं था। तो इस मोनार्की को रिजेक्ट कर यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन थे उसको ज़मीन पर फेंक दिया गया है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि अलग अलग देश के झंडे हैं, यानी पूरा यूरोप यूनाइट हो गया, जिसको लीड कर रहा है अमेरिका और स्कॉटलैंड मेरे ख्याल से। ऊपर आप देखते हैं कि ये कौन है, ये है देवी देवता, और इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि इस बात से बहुत खुश है कि मेरा देश जो है, मेरा जो वर्ल्ड है, इसने क्या पाली है, इसने अब लिबर्टी पाली है। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इसमें जो क्या है, इसमें जो यूरोपियन है और अमेरिकन है क्या कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सलाम ठोक कर जा रहे हैं, क्योंकि इनको इस लिबर्टी मिल गई है। यहाँ पर आपको एक फीमेल फिगर मिल रही है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दे रखा है, यानी लोगों का दिमाग खोल रही है, लोगों को प्रकाश दे रही है, और दूसरे हाथ में इसने राइट ऑफ मैन को रख रखा है, यानी लोगों के अधिकार को दे रही है। साथ ही साथ आप देखते हैं किसके हाथ में राइट ऑफ मैन इसलिए है क्योंकि जो लोगों का अधिकार जो कि छीन लिया गया था उस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उन राजा महाराजा द्वारा बनाए नियम के द्वारा, उनको अब लोगों ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और फेंक दिया है ज़मीन पर फाड़ फूड़ कर। साथ ही साथ आप देखते हैं यहाँ पर अलग अलग देश के फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम पहनकर लोग आए हुए हैं, यानी अब यूनिटी आ गई है यूरोप के अंदर। साथ ही साथ क्या है भैया, साथ ही साथ आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर इस प्रोसेसन को लीड कर रहे हैं। लेकिन फ्रेडरिक सोरियो जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, इन फ्रेडरिक सोरियो की इस पेंटिंग को, इस विज़न को यूटोपियन विज़न कहा गया है। क्यों, क्योंकि जैसा ये सोचे थे वैसा वहाँ पर बिल्कुल था ही नहीं। उस वहाँ की स्थिति को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी विज़न को यूटोपियन विज़न कहा गया। यूटोपियन एक तरह का ऐसा विज़न है जो कि मान सकते हैं आप, लेकिन ऐसा कभी सच में हो नहीं सकता। अब ऐसा क्यों भैया, इसके विज़न को यूटोपियन विज़न क्यों कहा गया। अब ये फ्रेडरिक सोरियो कह रहा है भाई मुझको क्यों तोड़ा, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था। तो
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। 19th सेंचुरी में आप देखते हैं कि जो लोग थे उनके अंदर क्या हुआ था। 19th सेंचुरी में जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिस्ट की भावना उदय हो रही थी। नेशन स्टेट्स, अपने देश को, अपनी ज़मीन को एक नेशन स्टेट बनाने की भावना उभर रही थी। इसमें आप लोग देखते हैं कि इसके लिए जो फ्रांस के लोग थे, इन्हीं के अंदर सबसे पहले ये उभरी, क्योंकि आप क्लास 9 में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं। तो क्लास 9 से आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले कहाँ पर आई थी? सबसे पहले ये फ्रांस के अंदर आई थी। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की भावना आई, ये किस तरह से इनके अंदर आई? तो आप देखते हैं कि यहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए, एक दूसरे के अंदर यूनिटी लाने के लिए, अपने आप को समान दिखाने के लिए कई सारे काम किए। पहला काम तो इन्होंने ला पात्रे और ली सिटोयन जैसे वर्ड को पब्लिश किया, यानी बताया सबको कि ला पात्रे यानी द फादरलैंड, यानी ये जो ज़मीन है कोई बंजर ज़मीन नहीं है, ये तो हमारे पिता समान है, और हम क्या हैं? हम इसके ली सिटोयन हैं, हम इसकी सिटीजन हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि वहाँ का जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर आप देखते हैं राजा का शासन था। आप क्लास 9 में स्टेट जनरल के बारे में अच्छे से देखते हैं कि वहीं पर उनका राजा था, जो कि लुई 16 क्या करता है, लोगों को नहीं बुलाता है ना, थर्ड पार्टी वालों को, तो वो थर्ड पार्टी नहीं, जो छोटे लोग थे ना, थर्ड स्टेट वाले के, उनको नहीं बुलाता है, इसीलिए बाद में लड़ाई हो जाती है ना। तो उसको क्या था, वो स्टेट जनरल थी। तो स्टेट जनरल को अब इन्होंने क्या कर दिया, स्टेट जनरल का नाम इन्होंने बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया, और वहाँ के जो खराब लोग थे वो हट जाएं और अच्छे लोग आ जाएं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, एक्टिव सिटीजन कौन थे, भी आपको क्लास 9 पढ़ाया जाता है, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया भैया, उन्हीं के द्वारा इन लोगों ने इलेक्शंस कराए। अब आप लोग देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वहाँ का, मतलब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था फ्रांस का, उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया, यानी सेंटर के हाथ में दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, पूरा यूरोप, फ्रेंच में जितनी भी टेरिटरी थी, यानी पूरी फ्रांस के अंदर लॉ को समान कर दिया, नियम को समान कर दिया, इससे जिसको भी फ्रांस के एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाना था वो आराम से आ जा सकता था। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये देखा, हाँ, अब इन्होंने क्या देखा, अब इन्होंने ये देखा कि ये तो हमने अपने देश के अंदर किया, इससे हमने हमारा देश जो है ये बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। अब हमें ये अपने तरफ तक, अपने पास तक ही नहीं रखना है, हमें ये चीज़ पूरे यूरोप में फैला देनी है। तो पूरे यूरोप में फैलाने के क्रम में फ्रांस के लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने कहा कि अब ये जो मेरा यूरोप है, ये जो पूरा यूरोप जो कि अभी भी उसी पुरानी मोनार्कियल सिस्टम का गुलाम है, इसको मैं आज़ाद कराऊंगा, और इस पूरे यूरोप के अंदर सॉरी, इस पूरी यूरोप के अंदर क्या कर दूंगा, नेशनलिज्म को ऐसे फैला दूंगा, रेवोल्यूशनरीज वार कर करके पूरे यूरोप के अंदर मैं नेशनलिज्म को ला दूंगा। अब फ्रांस में क्या होता है, इन्हीं फ्रांस रेवोल्यूशनरीज के बाद, यानी इन्हीं रेवोल्यूशनरी के साथ भी अगर आप कहें तो कौन आ जाता है, आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहाँ से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ आपकी क्लास 9 की फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप देखते हैं आपकी जो क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट होता है लुई 16 के साथ, जो कि बर्बन डायनेस्टी का राजा था। उसके बाद आता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसके बाद आ जाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का कुछ टाइम चलता है, फिर डायरेक्टरी का रोल आ जाता है, फिर आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। वहीं से आपको कह दिया जाता है कि अब आपकी क्लास 9 की जिम्मेदारी खत्म हुई, क्लास 10 में आपको नेपोलियन बोनापार्ट से बताया जाएगा। तो मैं बताता हूँ भाई, जब नेपोलियन बोनापार्ट आपका बात पर फ्रांस में आया, तो यहाँ पर आने के बाद इसने सबसे पहले तो अच्छे अच्छे काम किए, यानी इसने क्या किया भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो थे उसको बहुत आसान कर दिया। साथ ही साथ जो फ्यूडलिज्म था उसको भी ख़त्म कर दिया, और क्या किया, ऐसे पीजेंट्स जिनसे सर्वडम कराया जाता था, यानी इनको बड़ा सता कर काम किया जाता था और इनको इनकी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, ऐसे पीजेंट्स को छुड़ाया। और आप देखते हैं कि ये काम इसने किसके अंदर किए, एक नियम लाकर किया, उसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह का नियम था ना, उसी तरह से नेपोलियनिक कोड लाकर इसने सारे काम किए थे। नेपोलियन कोड के अंदर इसने और क्या किया था, इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रोक दिया था, यानी इसने जो ट्रेडर्स के ग्रुप थे जिसको गिल्ड कहा जाता था, उस पर जो मोनार्कीज ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसको इसने क्या कर दिया, हटा दिया, जिससे ट्रेडर्स इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और ये अपने आप से आराम से ट्रेडिंग कर सकते थे। साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, इससे क्या हुई, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो गई, यानी अब जो खत थे जिससे कम्युनिकेशन होती थी वो बहुत जल्दी से आ जा सकती थी, और अदर सामान जो थे वो भी जल्दी जल्दी आ सकते थे। अब आप देखते हैं कि 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ भैया, 19th सेंचुरी के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना आई। अब इस नेशनलिज्म की भावना आने से क्या हुआ, सब लोग नेशन स्टेट्स बनाना चाहने लगे। अब इसके लिए आप देखते हैं क्या हुआ, इसके लिए आप देखते हैं, हाँ, इसके लिए आप देखते हैं कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के डिवीज़न की यहाँ पर बात आती है। तो कह रहे हैं कि अब आप देखते हैं कि ये जो जर्मनी था, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, इस तरीके के देश थे, ये क्या थे, ये बिल्कुल बटे हुए थे, एक बिल्कुल मतलब आप सकते हैं कि इनका बहुत डाइवर्स रीजन था, बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन था, और वरीड गवर्नेंस थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग इनकी जगह गवर्नेंस
थी। इसमें आप देखते हैं जो इटली था ये तो और भी ज़्यादा बटा हुआ था, यानी बहुत ही ज़्यादा बटा हुआ था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे इनके अंदर एक ऐसी भावना आई कि हमें भी अपने देश को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। ये इसी के बाद क्या आता है भैया, इन्हीं के जो डिवीज़न है इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाता है कि वहाँ पर यूरोप में आखिरकार चल क्या रहा था। इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देखते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो भी यूरोप के ही देशों की तरह क्या था, ये भी एक ऐसा एम्पायर था जिसका रीजन जो था बड़ा डाइवर्स था, और यहाँ पर क्या थी, पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ के जो लोग थे वो अपने राजा के प्रति बड़ा इज्जत किया करते थे। और इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में आप क्या देखते हैं कि एक तरह की जो आप कह सकते हैं ऐसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास होती है, वैसे यहाँ पर एक क्लास थी जिसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाती थी। अब उन मतलब एरिस्टोक्रेट्स की जो क्लास थी उसके जो लोग थे उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, और वो जो काम किया करते थे उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। तो आपको ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर यूरोप में उस टाइम पर किसका शासन था, उस टाइम पर किसकी डोमिनेंस थी। शासन तो मोनार्की का था, लेकिन मोनार्की जो थी वो किसका मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी, वो एरिस्टोक्रेट का सम्मान करती थी, यानी बहुत जो अमीर लोग हैं उनका क्या करती थी, सम्मान करती थी। आपको यहाँ पर बताया जाता है हैब्सबर्ग के एम्पायर से, उसी के एग्जाम्पल से, कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा धनी थे उन्हीं का पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंस था यूरोप के अंदर। हालांकि जो वहाँ के पीजेंट थे उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन चूंकि बेचारे गरीब थे इसलिए उनका कोई नहीं सुनता था, और ये अमीर एरिस्टोक्रेट जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे इनकी सब लोग सुनते थे, इनका सब लोग सम्मान करते थे। मतलब इनकी डोमिनेंस थी वहाँ पर। आप देखते हैं कि ये लोग अब अमीर एक एरिस्टोक्रेट की बेटी से ही शादी कराता था। ये इन सब लोग ने अपनी अलग एक बेहतरीन भाषा बना ली थी। तो भाषा मतलब ये लोग ऐसा था कि जो ये भाषा है इसको केवल एरिस्टोक्रेट ही बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं कि डोमिनेंसी दिखा रहे थे। अब आप देखते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तब क्या होता है, तब जो लोग थे वहाँ पर शहरों में इंडस्ट्रीज लगती है तो सब लोग भाग रहे होते हैं शहरों की तरफ। जब ये लोग सब शहरों की तरफ भागते हैं तो शहर में जाकर एक नया सोशल ग्रुप आ जाता है। ये सोशल ग्रुप बेसिकली क्या था, ऐसी मिडिल क्लास थी जो कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रही थी। इस तरीके की एक सोशल ग्रुप बन जाता है। अब जब ये सोशल ग्रुप बन जाता है तो इनके अंदर और ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना फूटने लगती है, और ज़्यादा ये लोग जानने लगते हैं मिडिल क्लास के लोग शहरों में जाने के बाद। अब आपको यहाँ पर बताया जाता है कि ये अब इनका जो नेशनलिज्म की भावना थी कि ये मेरा देश है, अब ये देश की भावना जो थी आगे बढ़ती है। यानी अब इनके अंदर केवल यही नहीं था कि ये मेरा देश है, अब इनका ये था कि इस देश को मुझे आज़ाद भी कराना है, किसी बुरे आदमी से नहीं, उसी मोनार्की से जो यहाँ पर बहुत दिन से थी। अब ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है भाई, इसी जो भावना है यानी नेशनलिज्म को आज़ाद कराने की जो भावना है इसी को लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ गया तब आप आंसर में ये लिखेंगे कि लिबरलिज्म क्या है। लिबरलिज्म जो है ये नेशनलिज्म शब्द से ही जुड़ा एक ऐसा शब्द है जहाँ पर जो लोग हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, यानी यहाँ पर एक एक आदमी को लिबर्टी मिलेगी, एक एक आदमी को आज़ादी मिलेगी, और सभी को लॉ के सामने इक्वलिटी मिलेगी, यानी सभी के लिए समान नियम कर दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे क्या हो, चाहे वो कोई ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, सबको क्या मिल रहे होंगे, समान अधिकार मिल रहे होंगे, ऐसा लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, आप खुद ही जोड़ लीजिए भाई। इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी ऐसा लिबरलिज्म जो कि इकोनॉमिकली भी सबको मिल रहा हो, यानी एक ऐसा आदमी जो कि ट्रेडर है उसको क्या चाहिए लिबरलिज्म के रूप में, उसको क्या चाहिए, आज़ादी। उसके लिए तो आज़ादी यही है कि उसकी मार्केट्स को फ्री कर दिया जाए, साथ ही साथ उसके जो वो ट्रेड कर रहा है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, यही उसके लिए लिबरलिज्म होगा। तो इसी लिबरलिज्म को क्या किया गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म बना दिया गया। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर क्या हुआ, तब आपको बताया जाता है कि इसके लिए कस्टम यूनियन बनने लगे, जैसे जर्मनी के अंदर बना जॉल्वरीन। इस जॉल्वरीन के आने के बाद क्या हुआ भैया, जो ट्रेड बैरियर्स थे इसको कम कर दिया गया, और साथ ही साथ जो करेंसी थी वो करेंसी जिसके कारण इन लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत होती थी, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। पूरे यूरोप में एक ही करेंसी लगा दी गई जो कि थी यूरो। इससे क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे उनको एक देश से दूसरे देश जब उनको क्या होता था, जब उनको ट्रेड करना पड़ता था तो उनको करेंसी से लेकर कोई भी हाथापाई नहीं करनी पड़ती थी। अब सब चीज़ तो अच्छी चल ही रही थी, लेकिन ये जो इसी बीच होता क्या है, ये जो नेपोलियन है, ये नेपोलियन लड़ रहा होता है अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या लड़ाई लड़ रहा होता है अपनी टेरिटरी को, फ्रांस की टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए।
लड़ाई लड़ रहा होता है, कई जगहों को जीत रहा होता है। इसी बीच क्या होता है भैया, अब बताता हूँ, इसी बीच होता क्या है कि 1813 में ये क्या लड़ता है, एक ऐसी वार लड़ता है जिसका नाम था बैटल ऑफ लिप्जिग। बैटल ऑफ लिप्जिग में क्या होता है, बैटल ऑफ लिप्जिग में इसको इतना ज़्यादा हानि पहुंचता है कि ये पैसों से, रुपयों से, आर्मी से सबसे बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है हमारा जो नेपोलियन था। और इसकी कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाकर 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू कर देते हैं। जो अमीर नहीं, जो ऐसे देश थे जो कि क्या चाहते थे, जो कि कंजर्वेटिज्म चाहते थे, जो कि चाहते थे कि ये जो नेपोलियन इस हमारे यूरोप को मॉडर्न कर रहा है, इसको मॉडर्न हमें नहीं होना है, हमें तो कंजर्वेटिज्म चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो चीज़ें हैं वो कंजर्व रहें, ओल्ड ही गोल्ड है। ऐसी भावना रखने वाले जो लोग थे और ऐसी भावना रखने वाले लोगों का जो देश था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1850 में इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे नेपोलियन को हरा दिया। और सब लोग के अंदर क्या थी, सब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना इसीलिए आई थी क्योंकि इन्होंने फ्रांस को आज़ाद होते हुए देखा था। इसीलिए अब इनका जो देश था, जो कि जिसके आशा पर पूरा यूरोप इस रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था, वो अब बिल्कुल से टूट गया। अब देखते हैं कि जब हमारा नेपोलियन हार गया तब क्या हुआ। तब ऐसे लोग जो कि कंजर्वेटिज्म चाहते थे, यानी कंजर्व रखना चाहते थे, शब्द में ही एक वर्ड है कंजर्व, यानी क्या करना चाहते थे, ये अपनी पुरानी चीज़ों को कंजर्व करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, 1815 में जब वो हार गए, नेपोलियन जब हार गया, तो इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो कंजर्वेटिव थे, इन्होंने कहा कि अब तो मैं क्या करूँगा, अब मेरी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इन सबको मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं बचा लूँगा। बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और ये क्या चाहते थे, और आपको बताया जाता है कि जो मॉडर्न हो रहा था इसको ये अपना दुश्मन मानते थे। कंजर्वेटिव कौन थे, कंजर्वेटिव ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि मैं अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इनको प्रिजर्व करूँगा, इनको बचा कर रखूँगा, चाहे मोनार्की हो, चाहे चर्च हो, चाहे प्रॉपर्टी हो। और ये जो कंजर्वेटिव्स थे, ये क्या करते थे, ये जो मॉडर्नाइजेशन होता था इसको अपने दुश्मन के रूप में देख रहे थे। ठीक है, और ऐसी इसी भावना को क्या कहा जाता था, कंजर्वेटिज्म कहा जाता था। अब इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन पुरानी चीज़ों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेपोलियन हार रखा था उसके साथ एक क्या कर लेते हैं भैया, समझौता कर लेते हैं, एक ट्रीटी कर लेते हैं। उसी ट्रीटी को क्या कहा जाता है, 1815 में वही ट्रीटी होती है जिसको कांग्रेस ऑफ वियना कहा जाता है, यानी ट्रीटी ऑफ वियना आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये नेपोलियन से एक ऐसी ट्रीटी करा लेते हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं, जहाँ पर ये नेपोलियन को हरा देते हैं, उसके बाद इनसे ऐसी ट्रीटी करा लेते हैं जहाँ पर ये जो है हमारा था नेपोलियन था, इसको साइन करनी पड़ती है कुछ कुछ चीज़ों पे, जिनमें से दो मेन चीज़ तो क्या थी, पहली चीज़ तो यूरोप ये जो फ्रांस है ये आगे ना बढ़ सके, इसीलिए जो इसके दुश्मन थे, कंजर्वेटिज्म थे, ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भैया इससे क्या करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं कि अब जो तुम्हारा फ्रांस है इसके मैं चारों तरफ मैं क्या कर दूंगा, चारों तरफ मैं लोगों को लगा दूंगा। लोगों यानी मैं कुछ ऐसे देशों को तुम्हारा ये चारों जो एरिया है, चारों तरफ से तुम्हारे एरिया को दे दूंगा, जो कि क्या चाहते हैं, जो कि मोनार्की चाहते हैं, जो कि चाहते नहीं है मॉडर्निटी है और तुम आगे बढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हें अपनी टेरिटरी बनाने में बहुत दिक्कत होगी, तुम अपनी टेरिटरी कभी आगे बढ़ा ही नहीं पाओगी। और ये तो हुई नंबर 2 की इम्पोर्टेंट बात। और नंबर 1 की इम्पोर्टेंट बात क्या थी, ये तो चाहते थे कि भैया अब हमें कंजर्वेटिज्म लाना है, पुरानी चीज़ों को दोबारा लाना है। तो फ्रांस के अंदर आपको पता ही होगा सबसे पुरानी चीज़ क्या थी, सबसे पुरानी चीज़ थी बर्बन डायनेस्टी। तो ये बर्बन डायनेस्टी को क्या कर देते हैं, कहते हैं कि अब भैया फ्रांस के अंदर ये जो मॉडर्न आ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, इसको सबको हटाओ, दोबारा से फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी का शासन लाओ। ठीक है, अब जब बर्बन डायनेस्टी आ जाती है तो बर्बन डायनेस्टी के साथ वही होता है जैसे जब आपको आउट कर देने के बाद दोबारा से अगर आपको कोई खेलने को दे, तब आप सोचेंगे कि बिना सेंचुरी मारे नहीं जाऊंगा, अगर सेंचुरी नहीं मार पाऊंगा तो हाफ सेंचुरी तो मारूंगा ही। वैसे ही जब यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी आ जाती है तो ये कहती है कि भैया मोनार्की जाने के बाद दोबारा मोनार्की मिली है, तब तो अब मैं इनके अंदर बिल्कुल नेशनलिज्म की भावना आने नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इनको बहुत ज़्यादा सताऊँगा। तो जब मोनार्की आती है तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा सताने लगते हैं। तो इन लोगों से मोनार्की से सता जाने के बाद जो फ्रांस के लोग क्या करते हैं, ये लोग सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, यानी ये जो मोनार्कियल से छुप कर, यानी राजशाही शासन से छुप कर, राजाओं के मंत्री से छुप कर सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं और रेवोल्यूशनरीज आइडिया लाते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए 1815 के बाद आप देखते हैं जब मोनार्की आ जाती है तब फ्रांस के लोग क्या करते थे, सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे जहाँ पर ये यूरोप के लोगों को लाकर, यानी फ्रांस के लोगों को बेसिकली लाकर ट्रेंड कर रहे थे रेवोल्यूशंस के लिए, रेवोल्यूशंस के बारे में बता रहे थे। साथ ही साथ जो एंटी मोनार्कियल आइडिया है, यानी
ऐसे आइडियाज़ जो कि सिद्ध करते हैं मोनार्की अच्छी नहीं थी, उसको भी ये क्या करते थे, उसको भी ये फैलाते थे, जैसे लिबर्टी और फ्रीडम जैसे आइडिया को फैलाते थे। अब आप देखते हैं कि जो कई सारे रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या करते थे, वो क्या चाहते थे, वो कहते थे कि अगर मुझे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है, अगर मुझे रेवोल्यूशन लाना है, तो कोई भी देश जिसके अंदर मोनार्की है उसके अंदर कभी भी रेवोल्यूशन आ ही नहीं सकता, वो कभी मॉडर्न हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर आपको किसी देश को मॉडर्न करना है तो उस देश को आपको नेशन स्टेट बनाना पड़ेगा, और उस देश को नेशन स्टेट बनाने के लिए आपको फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। ठीक है। अब इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में एक बहुत बेहतरीन रेवोल्यूशनरीज आते हैं, गुइस्पी मजीनी। गुइस्पी मजीनी कौन थे भाई? ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने कई जगह पर क्या किए भैया, कई जगह पर इन्होंने रेवोल्यूशन के लिए कई जगह रेवोल्यूशन किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया भैया, साथ साथ इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। मतलब जो सीक्रेट सोसाइटी बन रही थी, इन सीक्रेट सोसाइटी में इन्होंने और ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक थी आपकी यंग यूरोप, एक थी आपकी यंग इटली, और एक थी आपका यंग यूरोप। ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका 2 क्या थे, आपके 2 क्या थे भैया, ये आपके 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ थी। ठीक है। अब आपको पता ही है, जो एक ऐसा आदमी जो कि रेवोल्यूशन कर रहा है और जो कि सीक्रेट सोसाइटी बना रहा है, इसका विज़न क्या होगा? इसका विज़न तो डेमोक्रेटिक ही होगा, और मोनार्की के तो ये अपोज ही करेगा। सिंपल बात है। अब अगर हमारे भारत में अगर आप लोग क्या होते, अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर होते तो ये बात तो पक्की थी कि आप अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं और आपको अंग्रेज़ों से दुश्मनी है। तो वैसे ही मजीनी जो थे ये क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे और मोनार्की के ये विरुद्ध थे। और इन्होंने इतना ज़्यादा नाक में दम कर दी कंजर्वेटिव्स की कि इन्हीं कंजर्वेटिव में जो एक कंजर्वेटिव था ड्यूक मेटरनिच, जिसने उस ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था जिसके अंदर कंजर्वेटिज्म को दोबारा ले आया गया था, ये तो इससे इतने ज़्यादा परेशान हो गया कि इसने कहा कि ये जो मजीनी है कोई साधारण आदमी नहीं है, ये जो हमारे यहाँ सोशल ऑर्डर चल रहा है, ये जो हमारे यहाँ कंजर्वेटिज्म का ऑर्डर चल रहा है, इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि यही जो सीक्रेट सोसाइटी है, यही अब आगे चलकर 1830 से 1848 के बीच इतना बेहतरीन फूटती है कि रेवोल्यूशन का पूरा एज ही आ जाता है। आप देखते हैं कि ये जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भावना थी, इसी ने क्या किया भैया, इसी ने फ्यूल्ड किया, यानी इसी ने सबके अंदर इतना उत्साह भर दिया कि इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया फ्रांस और ग्रीस जैसे एरियाज़ पर। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर क्यों आई? इसलिए है क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा परेशान थे और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट थे। यानी आप देखते हैं कि मोनार्की आ जाने के बाद जो वहाँ के राजा रानियाँ थी वो तो अपने शासन से बाज नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो तो अपने खर्चों से नहीं मानने वाली थी। तो वो लोग उनके खर्चे से मान नहीं रहे थे, ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जो यहाँ के गरीब लोग थे वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, वो बिल्कुल इकोनॉमिकली त्रस्त हो जाते हैं। और साथ साथ जब वो कोई मदद मांगने जाते तो पॉलिटिकली उनको बहुत ज़्यादा सताया भी जाता था, बहुत ज़्यादा पीड़ा भी दी जाती थी। इसीलिए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे और इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा हारे हुए थे। इसलिए इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आती है, और इसी नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की भावना का कारण क्या होता है, फ्रांस और ग्रीस जैसे स्थानों में आप देखते हैं कि रेवोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन में हाथी घोड़े तीर तलवारों से ज़्यादा काम आया है कल्चर। वहाँ का जो कल्चर था, जब उस कल्चर को जो दबाया जा रहा था, तब वहाँ के लोगों ने उठाया, अपने कल्चर को स्प्रेड किया। इससे क्या हुआ, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ी। आप देखते हैं कि वहाँ के जो क्या थे, रोमांटिक्स थे, यानी ऐसे लोग जो कि रोमांटिसिज्म लाना चाहते थे, ऐसे लोग जो कि अपने आर्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा जानते थे, उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे, जैसे जोहान गॉडफ्रेड हर्डर। इनको आप देखते हैं कि ये क्या करते थे, ये अपने देश में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाने के लिए, अपने देश में नेशनलिस्ट की भावना लाने के लिए, नेशनलिज्म की भावना लाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने कल्चर को, अपने आर्ट को, अपने पोएट्री को, अपने म्यूज़िक को, अपने लैंग्वेज को, अपने फोक कल्चर को और लैंग्वेज को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। यानी अपने क्या करते हैं, अपने आर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, अपनी पोएट्री को, म्यूज़िक को, डांस को भी, अपने लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, जिससे लोगों के अंदर क्या हो, लोगों को अपना कल्चर याद आए। ठीक है। अब इनके कल्चर से होता क्या है, इनके कल्चर से होता क्या है कि ये होता है कि ये जो 1830 के टाइम पर आप देखते हैं कि इकोनॉमिकली जो गरीब थे इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इसके कारण सोशली अनरेस्ट हो जाता है, सब लोग सोशली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पूरा समाज का समाज परेशान हो जाता है। इससे क्या होता है, इसमें आपको एक एग्जांपल भी दे रहा है कि जो ये था
ये जो पीजेंट थे हमारे, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इनसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो शहरों में इंडस्ट्री बनने लगी, तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो पीजेंट से बेगारी कराते थे, पीजेंट्स से काम कराते थे, उनको पैसा भी नहीं देते थे। तो पीजेंट्स तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इससे क्या होता है, इससे 1848 में रेवोल्यूशन होता है, और रेवोल्यूशन में डिमांड की जाती है कि हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नेशन स्टेट चाहिए जिसमें क्या हो भैया, हाँ, लिबरल मिडिल क्लास जो थे, मैं बताता हूँ आपको। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर ऐसे मिडिल क्लास जो कि आज़ाद होना चाहते थे, ये क्या करते हैं भैया, ये 1848 में रेवोल्यूशन करते थे और करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा नेशन स्टेट चाहिए जहाँ पर क्या हो, जहाँ का नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चलाया जा रहा हो। अब इसमें क्या होता है, इनके इस रेवोल्यूशन से दो रिजल्ट निकल कर आते हैं। पहली बात तो ये कि जो वहाँ का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो क्या करता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करता है, जिससे वो क्या कर सके, जिससे ये जो मोनार्क्स का अपोजिशन हो रहा है इससे थोड़ा सा बच सकें। और साथ ही साथ जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, यानी ऐसे राजा जो कि किसी का सुनना नहीं चाहते थे, वो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, यानी वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के क्षेत्र में क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा बदलाव लाते हैं 1848 के टाइम पर। और सर्फडम जो होता था, यानी काम करा लिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, इसको भी वो बंद करा देते हैं। अब ये तो बात हो गई टोटली यूरोप में रेवोल्यूशन का क्या अंत हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी जर्मनी, मतलब एक एक देश के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन आपका बचा है। ठीक है, एक देश के अंदर किस किस तरह से रेवोल्यूशन आपका हुआ। तो इन सारे देशों से को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो हमारे नेपोलियन के हार जाने के बाद हमारे कंजर्वेटिज्म ने क्या कर दिया था, कंजर्वेटिव ने ट्रीटी ऑफ वियना लाकर ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरी यूरोप में कंजर्वेटिज्म को फैला दिया था। पूरा यूरोप जो कि पहले कुछ समय पहले नेशनलिज्म लाना चाहता था, नेशन स्टेट बनाना चाहता था, अब वो राजाओं के शासन के अंदर दबा पड़ा था, और राजा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्या हो, ये लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए आप देखते हैं कि 1848 के बाद क्या होता है, 1848 के बाद ये जो राजा महाराजा थे और ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं इनके अंदर से नेशनलिज्म की भावना बिल्कुल मार दो, डेमोक्रेसी की भावना बिल्कुल मार दो, रेवोल्यूशन की भावना बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये लोग चाहते थे कि अगर कोई भी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को दिखाए, यानी कोई भी आदमी नेशनलिज्म को आगे बढ़ाए, अपने देश को कोई आज़ाद कराने की भावना निकाले, तो उसको क्या करो भैया, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करो, उसको बहुत ज़्यादा सताओ, जिससे क्या हो, जिससे हमारे यहाँ जो कंजर्वेटिज्म की बात है, ये क्या हो, कंजर्वेटिज्म जो है, हमारा मोनार्कियल सिस्टम जो है, ये इन्हेंस हो, ये बहुत आगे बढ़े। ठीक है, अब ये बात तो थी, इस चीज़ से परेशान जो थे कौन से, तीन देश थे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। वैसे तो पूरा यूरोप था, लेकिन जो तीन आपके सिलेबस में है उनकी बात करता हूँ। तो जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये तीनों इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसमें सबसे पहले बात आती है जर्मनी की। तो जर्मनी ने इसके लिए क्या किया, जर्मनी में आप देखते हैं कि ऐसे मिडिल क्लास जर्मन, अब मिडिल क्लास क्यों, क्योंकि अमीरों को तो कोई परवाह नहीं थी, उनको तो हमेशा इज्जत ही रही है, गरीब बेचारे खाना खाने को नहीं पाते थे, तो नेशनलिज्म की क्या भावना सोचें। तो जो मिडिल क्लास थे वही ऐसा करते थे। तो आप देखते हैं कि इन सबसे परेशान होकर 1848 में ऐसे मिडिल क्लास जर्मन्स जो कि क्या करते थे, जो कि नेशनलिज्म चाहते थे, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब हम अपने जर्मनी में इकट्ठा होंगे, अपने जर्मनी को यूनाइट करेंगे, और ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बदल देंगे नेशन स्टेट में, एक ऐसा नेशन स्टेट जहाँ पर एक ऐसा पार्लियामेंट होगा जो कि गवर्न किया जाएगा, चलाया जाएगा एक ऐसे गवर्नमेंट द्वारा जो कि इलेक्टेड हो, जो कि लोगों द्वारा चुनी गई हो। लेकिन आपको पता ही है, जहाँ पर कंजर्वेटिज्म आ गया था उसके बाद मोनार्की बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, ऐसी जगह पर इतना आसान तो होगा नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं था। जो जर्मनी के लोग थे क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सप्रेशन झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मारे पीटे जाते हैं, किसके द्वारा, मोनार्कीज़ के द्वारा, और मोनार्की के आदेश पर ही मिलिट्री के द्वारा, और प्रशियन लैंड ओनर्स के द्वारा, ऐसे अमीर लोग द्वारा जो कि चाहते ही नहीं थे कि कभी ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये कभी आगे बढ़ें। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि 18 जनवरी 1871 में जो प्रशिया का राजा था केसर विलियम I, इसी को जर्मनी का भी राजा बना दिया जाता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं इसके आ जाने के बाद जो करेंसी थी उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया, बैंकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया, काम को थोड़े लीगल कर दिया गया, और जुडिशियल सिस्टम को भी यहाँ पर ला दिया गया, यानी लोगों को न्याय मिलने लगा। दूसरी देश है हमारा इटली। इटली के अंदर हम देखते हैं कि जो इटली है कई सारे भागों में टूटा हुआ था, और ये बात पक्की है कि इसके हर एक भाग में क्या चल रहा था, छोटे छोटे राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स में एक पार्ट था सर्डिनिया पिएडमोंट।
जहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड और इसका चीफ मिनिस्टर था काउंट कैवोर। इन दोनों के अंदर भावना आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने देश को यूनाइट करना चाहिए। तो इसीलिए कहीं कहीं पर फोर्सफुली, कहीं कहीं पर दिमाग से क्या करते हैं, 1871 तक आते आते अपनी इटली को यूनाइट कर देते हैं, अपनी इटली को इकट्ठा कर लेते हैं। और अब बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर आप देखते हैं कि ब्रिटेन जिस तरह से इन्होंने भारत के अंदर वेस्टर्न कल्चर को भर दिया, इसी तरीके से इन्होंने इकट्ठा करने के लिए भी एथनिसिटी पर काम किया, यानी ऐसे ग्रुप्स पर काम किया जो कि सेम तरीके के थे, सेम बोली भाषा कम्युनिटी जात पात से आते थे। अब इसको इन्होंने कैसे किया, तो हमें पता है कि ब्रिटेन जो था ये तो पहले टूटे टूटे द्वीपों का समूह था। ब्रिटेन कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी, कोई एक देश नहीं था। तो इसको इकट्ठा करने के लिए एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन को लेकर आते हैं, जिसको लाने के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये दोनों मर्ज होकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। जब इनको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिल जाता है, कहते हैं हाँ अब तो सही है, अब हमें क्या मिल गई है, अब हमको मिल गई है हमारी आइडेंटिटी। अब हम क्या से कर सकते हैं, अब हमारा जो इंग्लिश भाषा है और जो वेस्टर्न कल्चर है इसको हम लोग डोमिनेंस कर सकते हैं, इसको हम लोग फैला सकते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने आसपास के देश यानी स्कॉटलैंड और आयरलैंड में क्या करते हैं, अपने इस कल्चर को इतना ज़्यादा फैलाते हैं, जहाँ पर ये फैलाते हैं मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं उनको कि फोर्सफुली ही सही, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश लोग और आयरलैंड के आयरिश लोग मजबूरी में ही आकर लेकिन मिल जाते हैं इंग्लैंड से। अब बात आती है, अब मतलब टाइमलाइन आपकी ख़त्म हो गई है, अब दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं। अब बात आती है कि ये जो नेशनलिज्म हुआ, चाहे छोटे छोटे देशों में हुआ हो, चाहे टोटली यूरोप में हुआ हो, इसको रोकने के बाद भी थोड़ा बहुत नेशनलिज्म तो हुआ ही। तो ये नेशनलिज्म हुआ कैसे, ये नेशनलिज्म हुआ ये तब हुआ जब लोगों के अंदर भावना है कि ये जो देश है ये कोई बंजर मिट्टी नहीं है, ये मेरा देश है, ये मेरी माँ है। इस देश को माँ बनाने का काम किया 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस ज़मीन को क्या कर दिया, इस ज़मीन को, देश की ज़मीन को बदल दिया एक फीमेल फिगर में, जिनको एलिगरी कहा जाता था। अब एलिगरी में इसको बदल दिया। अब ये एलिगरी के आपको क्या कर दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक है फ्रांस की मैरियाना और जर्मनी की थी जर्मीनिया। ये इन दोनों के अंदर क्या थे भैया, इनको इस तरीके से सजाया गया था, इस तरीके के सिंबल्स इनको बनाने में यूज किए गए थे कि इनको देखते से ही लिबर्टी और जस्टिस की भावना उभरती थी, और जब कोई रेवोल्यूशनरी इनको देखता था तब उसके अंदर यूनिटी की भावना आ जाती थी, एक होने की भावना आ जाती थी। लेकिन अभी आप कहेंगे सर जी मज़ा नहीं आया, सर जी समझ नहीं आया, इसका हुआ क्या आखिरकार, ये नेशनलिज्म जो चल रहा भी, तो जी हाँ ये रुका, लेकिन किस तरीके से रुका ये बड़ा दर्दनाक है। दर्दनाक नहीं है, आपको लगेगा कितने पागल लोग हैं ये लोग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेशनलिज्म आपका एंड हुआ इम्पीरियलिज्म आने के बाद। अब ये इम्पीरियलिज्म क्या है, तो आप देखते हैं मिड 19th सेंचुरी में यानी 1850s के टाइम पर आप देखते हैं कि क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की भावना थी ये धीरे धीरे जो बहुत बड़ा सोच लेकर निकले थे, अब इनकी सोच बड़ी छोटी हो गई। कैसे हो गई, आप देखते हैं कि जो जो लोग थे उनके बीच में क्या होने लगा, उनके बीच में इंडिपेंडेंस के लिए सही लेकिन कंपटीशन होने लगा, और इस कंपटीशन के कारण क्या हुआ, आप देखते हैं यूरोप में जो बाल्कन रीजन है उसमें जो स्लाविक नेशनलिटीज़ हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत ज़्यादा मार काट होती है। और यूरोप के अंदर इस बाल्कन क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मारकाट होती है, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि यही आगे चलकर वर्ल्ड वार 1 के रूप में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है, यानी 1914 में आगे चलकर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है, जिससे पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में प्रभाव पड़ा था। अब आप देखते हैं कि इसको देखकर हालत टाइट हो जाती है एशिया और अफ्रीका की, जो कि क्या थे, जो कि उस समय कॉलोनी थे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि अब यहाँ पर मैंने देख लिया कि अगर मार काट कर कर आप लोग आज़ादी पाएंगे तो मार काट कर कर आज़ादी नहीं मिलेगी, उल्टा पूरा देश, पूरे दुनिया में क्या होगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए इन्होंने एंटी इम्पीरियल मूवमेंट लाए, ऐसे मूवमेंट लाए जिसकी वजह से जहाँ पर इन्होंने विरोध किया कि हमें भैया इंपीरियलिज्म नहीं चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा कर आज़ादी नहीं चाहिए, इसका इन्होंने विरोध किया। और इसी विरोध का फ़ायदा हुआ जो नेशनलिस्ट थे वहाँ के जो लोग आज़ादी पाना चाहते थे, उनके अंदर मोटिवेशन आती है कि हमें क्या करना है, हमें शांति से इस देश को आज़ादी चाहिए, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वरना वही होगा जो यूरोप में हुआ। और इसी का फ़ायदा उठाकर एशिया और अफ्रीका में क्या होता है, सभी लोगों को आसानी से आज़ादी मिल जाती है, सभी लोग बड़ी खुशी खुशी से आज़ादी को मना रहे होते हैं, लेकिन यूरोप वर्ल्ड वार 1 को झेल रहा होता है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं आप आज की इस क्लास में। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्दी पढ़ाया हूँ, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा धीरे कर देख लियो मेरे भाई। और
अब अगर तुमको समझ में आ गया है तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि ये तो मैंने तुमको पढ़ाया है जिससे तुम लोग याद कर पाओ, जिससे तुम्हारे सामने अगर कोई बोले कि भैया मुझे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बताओ, तो आपको मेरी वो आधे घंटे की वीडियो आपके दिमाग में चलने लगे, आपको सारे टॉपिक आपके दिमाग में आने लगे। लेकिन आप उसके अंदर ऐसे लिख कर तो नहीं आएंगे पेपर के अंदर कि जो यूरोप था उसके अंदर चुल लगी हुई थी कि भाई मुझको तो अपनी आइडेंटिटी चाहिए, ऐसा तो आप पेपर में लिखेंगे नहीं। आप पेपर में इंग्लिश का यूज़ करेंगे, आप पेपर में अच्छी अच्छी राइटिंग का यूज़ करेंगे, तब आपको नंबर मिलेंगे। तो अभी आपने क्या किया है, अभी आप लोगों ने इस जो पूरे टॉपिक को समझ लिया है। अब इस टॉपिक को अगर आप बहुत ज़्यादा डीप समझना चाहते हैं, आराम समझना चाहते हैं, तब आप मेरी तीनों लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं मेरी पीपीटी में लिखे हुए वो टॉपिक्स जो कि डिटेल्ड हैं। और आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन के आंसर में आपको इसको लिख कर आना है। बाकी आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस क्विक रिवीजन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रहे होंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नाम के चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।